द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ दिल्ली से मौजूद हैं अदिति त्यागी, शी इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट, और कराची से मौजूद हैं मेजर नदीम साहब। मेजर साहब इज़ अ वेल नोन फेस, काफ़ी टीवी चैनल्स पे आते हैं। मेजर साहब, अगर मैं आपसे शुरू करूं, हम मेन टॉपिक तो हमारा इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस था, लेकिन के जियो न्यूज़ जो है वो बंद है कल से। तो कहा यह जा रहा है कि 15 दिन के लिए उस पर बैन लग गया है। और सही। मैं देख रहा था, हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं हाजी नवाज रजा, वो काफ़ी साल तक रावलपिंडी प्रेस क्लब के सदर रहे। तो उनका एक ट्वीट था कि भाई जियो ने गलती मान ली, एतराफ़ कर लिया, माफ़ी मांग ली, लेकिन फिर भी जो है उस पर 15 दिन का बैन लग गया। और उस पर कुछ लोग जो है ना बड़ा वो कर रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। अब ये जो ब्लेस्फेमी का इल्ज़ाम है, ये तो बड़े बड़े मुफ्तियों पे लगा है। और वो मुफ्ती हजरात जो हैं, जब उनकी बारी आती है वो कहते हैं माफ़ी की गुंजाइश है। जब आम लोगों की बात होती है, किसी और की बात होती है, वो कहते हैं माफ़ी की गुंजाइश नहीं है इसमें। आप कैसे देखते हैं इस कंट्रोवर्सी को? देखिए, मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी पाबंदी तो नहीं है, जस्ट 15 डेज़ सस्पेंशन है, जिस पे उन्होंने बिल्कुल उस पे उन्होंने रिग्रेट किया है कि ये एडिटोरियल एरर इसमें इनसे हुआ है। और लेकिन आपको पता है कि ये पाकिस्तान में जिस तरह से रिलीजियस सेंटिमेंट्स और जो हैं हमारे यहाँ, और जिस तरह से लोगों के जो जज्बात है, और ख़ास तौर पे इस तरह की शख्सियत जो हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने देखा, चाहे डेनमार्क में हुई, दुनिया में कहीं भी हो, तो हम उसको इस्लामोफोबिया करार देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करना तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी ख़तरनाक है पाकिस्तान में। और अभी तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद इनको उस हिसाब से क्योंकि जियो एक काफ़ी पॉपुलर चैनल है, तो 15 डेज़ आर नॉट सफिशिएंट फॉर दिस। ये भी टेम्परेली इन्होंने हॉल्ट किया है। और आपने देखा कि बाद में कुछ अर्से थोड़े बाद में भी वो यूट्यूब के ऊपर तो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करते ही रहे। और क्योंकि हमें भी शुरू में ही पता चल गया था कि ये हो रहा है और जिस तरह की चीज़ हुई है तो अब ऐसा होगा, लेकिन उसके बावजूद दे कंटिन्यू। तो उन्होंने फिर देर से अपनी गलती तस्लीम की, एक तरह से देखा जाए तो। जहाँ तक मेरी मालूमात है, उन्होंने फ़ौरन गलती तस्लीम कर ली थी, लेकिन मौलवियों ने उसको बहुत बड़ा इशू बनाया और फिर जो है पैमरा को पाबंदी लगानी पड़ी। और आपको पता है कि ये जो इशू है, इस पे मौलाना वहीदुद्दीन खान ने, ब्लेस्फेमी का जो इशू है, उस पे वो इंडिया के एक वेल नोन स्कॉलर थे, उन्होंने किताब लिखी, शत्म रसूल का मसला। और वो मेरे ख्याल में एक अच्छी डिस्कशन की बुनियाद बन सकती थी। एक स्कॉलरली आदमी थे, उन्होंने स्कॉलरली तरीके से एक किताब लिखी, लेकिन उस पर फौरन बैन लग गया पाकिस्तान में। तो वो मौका जो है हमने गवा दिया। इसी तरह से सर, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, शायद दुनिया में नॉर्थ कोरिया के बाद सबसे ज्यादा वेबसाइट्स हमारे यहाँ बैन होती हैं। सितंबर 27 2019 को डॉन में एक खबर छपी कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी या पीटीए ने 9 लाख वेबसाइट्स बैन की हैं। ये 2019 की बात है और नेशनल असेंबली की एक कमेटी को उन्होंने ये बताया। तो क्या किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में इतनी ज्यादा वेबसाइट्स का बैन करना, व्हाट डज इट टेल यू कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे यकीन भी रखते हैं और फिर इतनी ज्यादा बैन करते हैं? और अगर अब जियो ने माफी मांग ली और क्या चाहते हैं, तो 15 दिन अगर काफी नहीं है, तो क्या हमेशा हमेशा के लिए जियो को बंद कर दिया जाए या 2 महीने के लिए कर दिया जाए? और कितना नुकसान होता है एक टीवी चैनल को? सो 15 डेज इज नॉट अ माइनर पनिशमेंट। तो ये डिटरमिन कौन करता है कि भाई ये 15 दिन काफी नहीं है, ये इसको तो 6 महीने की बैन लगनी चाहिए? और जो मुलाजमीन हैं जियो के, उन पे क्या गुजरेगी? देखिए, ये तो उस चैनल वालों को भी सोचना चाहिए। उनकी जो एडिटोरियल मॉनिटरिंग है, उसको उनको अब आगे फर्दर उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, स्ट्रिक्ट करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के अंदर एक लीडर मुल्क की हैसियत रखता है। पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलिकत है, पाकिस्तान एक कस्टोडियन है, आप समझ लीजिए कि लीडर है इस्लाम के अंदर। तो इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल नहीं है। जहाँ तक आपने बात की यूट्यूब की कि वो इससे हटकर हैं, वो एंटी स्टेट अगर कोई चैनल इस तरह के काम कर रहा है। आपने देखा कि आदिल राजा साहब को सज़ा भी हुई इंग्लैंड के अंदर और उनको कंपनसेशन पे करने का कहा गया।
तो क्यों हुआ ये? इसलिए हुआ कि ये फॉल्स एक्यूजेशन और एंटी स्टेट इस तरह के एलिमेंट्स ये स्क्रीन के ऊपर आकर पाकिस्तान के बारे में जिस तरह की गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि वाइप आउट कर देंगे, तो ये इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में हम कम से कम इसको एक्सेप्टेबल नहीं है। फ्रीडम ऑफ राइट का मतलब बाहर की दुनिया में भी नहीं है। आप देखिए कि किस तरह से ट्रम्प साहब उनको CNN को और बाकी चैनल्स को जो उनके खिलाफ है उनको किस तरह से लताड़ते हैं, और वो भी कहते हैं इसी तरह से इंग्लैंड में भी पूरी दुनिया में ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि जो एंटी स्टेट आप मुल्क के बारे में और इस तरह की बातें, और वो भी फेक और फैब्रिकेशन के साथ आप इस तरह की चीज़ें करें, और फिर रिलीजियस मामला के अंदर भी आप फैब्रिकेट करें चीज़ों को जो हमारे ब्रेन वॉश हो जाए, जिससे हमारी जनरेशन या, तो डेफिनेटली वील स्टॉप इट। इट इज़ नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसी तरह से ये ब्लास्फेमी का भी आपने कहा बिल्कुल सही है। वहीदुद्दीन साहब बिल्कुल इसके अलमबरदार रहे हैं, और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि ये सियासत में भी नहीं होना चाहिए, और ये जो इस्लामी माशरा कायम करने के भी वो उस तरह से उसके हामी नहीं है। गांधी साहब का भी इसमें बिल्कुल ब्लास्फेमी के बारे में गांधी साहब का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वैसे बहुत सारे उलमा हैं, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो जिस तरह से इंटरप्रेट करता है, लेकिन जाहिर है कि एक आवाम का एक फ्लो है, एक थीम है, उनके एक सेंटीमेंट्स हैं जो इस कंट्री के अंदर बने हुए हैं, आपने देखा है। तो जब तक या तो सारे लोग उस एक पेज पर ना हो और वो सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और एक ट्रू इंटरप्रिटेशन सारी दुनिया के सामने हो और तमाम लोग उसके साथ हों, उस वक्त तक इस तरह की चीज़ें आप वन हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इन पाकिस्तान इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी वेरी सीरियस इशू एंड यू नो इट वेरी वेल, बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान में अवाम के जो सेंटिमेंट्स हैं वो किस तरह के हैं। बिल्कुल ये अपने अपने अलग राय रखते हैं, जैसे आपने वहीदुद्दीन साहब की बात है, मैंने आपको उसमें और ऐड कर दिया, गांधी साहब को भी मैंने उसमें ऐड कर दिया, मैंने सबको सुना है, पढ़ा है। तो लेकिन ये है कि हर बहुत सारे आप देखिए कि किस तरह के आपके पास हर तरह का यहाँ पे है, तो आपको उसको आप एहतराम करना चाहिए। अच्छा नदीम साहब, बात यह है कि ब्लास्फेमी का जावेद गांधी साहब जो एक जय्यद आलम दीन है, ही इज़ एन एमिनेंट स्कॉलर ऑफ इस्लाम, वो ये कहते हैं कि ये लॉ कुरान के भी खिलाफ है, हदीस के भी खिलाफ है, फिका के भी खिलाफ है। एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज नो मौलवी हैज चैलेंज्ड हिम टू अ डिबेट कि आए मेरे साथ डिबेट कर लें। और बड़े बड़े उलमा ये मानते हैं कि फिका हनफी में नॉन मुस्लिम को ब्लास्फेमी की सजा नहीं दी जा सकती, कम से कम सजाए मौत तो बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती। और आपने कहा कि पाकिस्तान लीडर है मुस्लिम उम्मा का। सर 85 तक इक्का दुक्का कोई केस होता था ब्लास्फेमी का। जब से ये मसला बना, सजाएं सख्त की गई, कहा गया कि जी ब्लास्फेमी की एक ही सजा है, वो सजाए मौत है। पाकिस्तान सीम्स टू हैव बिकम द एपिसेंटर ऑफ ब्लास्फेमी। किसी मुल्क में इतनी ब्लास्फेमी नहीं होती जितनी पाकिस्तान में होती है, या इल्जामात लगते हैं। तो इस पे तो पढ़े लिखे लोगों को तो सोचना चाहिए ना, जो थिंकिंग सेक्शंस हैं, सोचने समझने वाले लोग हैं, कि भाई ये कहां हम फंस गए हैं। बड़े बड़े उलमा जो हैं उन पे ये इल्जाम लगा है, मुफ्ती तारिक मसूद पे ये इल्जाम लगा, मिर्जा मोहम्मद अली को जेल यात्रा करनी पड़ी, जुनैद जमशेद के साथ क्या हुआ, हाफिज फारूक सज्जाद जो जमात इस्लामी से ताल्लुक रखता था गुजरांवाला में, उसको जेल से छुड़ा, उसको हवालात से छुड़ा के, लॉकअप, पुलिस लॉकअप से छुड़ा के एक मजमे ने उसको जला दिया, उसकी लाश को जो है सड़कों पे घसीटा गया। तो उस पे भी हम जो है जागे नहीं कि भाई ये किस किस मैडनेस में हम फंस गए हैं। एक मिनिस्टर ने ये कह दिया था कि इस लॉ में अमेंडमेंट की जरूरत है। ही वॉज किल्ड इन ब्रॉड डे लाइट इन इस्लामाबाद। तो ये इंटॉलरेंस जो है, क्या ये जिन्ना साहब का इमेज यही था पाकिस्तान के लिए, जो उनका विजन था कि इस तरह का मुल्क होगा? उनके जमाने में तो सर एक हिंदू को लॉ मिनिस्टर बनाया गया, एक अहमदी को फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया, और उन्होंने तो कहा था इक्वल राइट्स होंगे, रिलीजियस फ्रीडम होगी। और हम जो है अब इस चक्कर में फंस गए हैं। हम कैसे निकलेंगे इसमें से? देखिए, रिलीजियस फ्रीडम का भी कुछ एक बाउंड्रीज हैं, कुछ हदूद हैं, ठीक है, और वन हैज़ टू मेंटेन अकॉर्डिंग टू दी कंट्री एज वेल। अब डेनमार्क के अंदर आप देखें और बाकी दुनिया में जिस तरह से ये इंसिडेंट्स हुए, बर्निंग ऑफ कुरान का इंसिडेंट हुआ, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान में इसको टॉलरेट किया जा सकता है? डेनमार्क में तो कर लिया गया। वहाँ जिस तरह के खाके बने, जिस तरह से फ्रांस और बाकी यूरोपीय कंट्रीज़ के अंदर ये हुआ, इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच के आड़ के अंदर आपने हर्ट की सेंटिमेंट्स दुनिया के अरबों मुसलमानों की। आप देखिए, ठीक है, ये बिलियंस ऑफ पीपल का मामला है,
अब इसके ऊपर देखें, ये जो आपने बात की, ये तो मेरी राय इस पे, मैं कोई मुफ्ती या मौलवी तो हूँ नहीं, बल मैंने डेफिनेटली आपने जो बात की उसमें हर किसी की अपनी अपनी राय है। जब तक ये एक राय ये कोई यूनिफाइड किस्म की नहीं होती, हर किसी की अपनी इंटरप्रिटेशन है, और हमें हर किसी के उस इंटरप्रिटेशन का या उसके जो भी उसका फेथ है उसमें या बिलीफ है, उसको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए और हमें उसको कंसीडर करना चाहिए। आपकी राय बिल्कुल सही है, हो सकता है मेरी राय भी इनसे मुताबिकत रखती हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं अपनी राय का इजहार नहीं कर रहा, मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। फिर साथ साथ एजुकेशन भी है कि जैसे जैसे दीन में आप आगे बढ़ेंगे या एजुकेशन बढ़ेगी, लोग खुद दीन को अच्छी तरह से इंटरप्रेट करेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जैसे जैसे ये मीडिया आया तो ये एक दिन जाकर ये यूनिवर्सल या यूनिफाइड फॉर्म के अंदर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके दो ही मेन सोर्स है जो मैं समझता हूँ। एक कुरान हकीम, कुरान पाक है, वो आपके भी सामने मेरे भी सामने है, और उसके साथ जो है वो सही हदीस है। इसके अलावा कोई बात करता है, शकील भाई करते हैं या कोई सहाबा की तरफ से है या उनके बाद जो तबा ताबिईन है, वो एक रिस्पेक्टफुल तो चीज़ हो सकती है, लेकिन उसको मजहब का हिस्सा करार नहीं दिया जा सकता, वो कंपल्जन नहीं हो सकती। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ें हैं बहुत सारी जो हालात के मुताबिक बहुत से हालात में आई है, हिस्ट्री में मौजूद है, और मैं इसके ऊपर इसलिए कोई अपनी इस तरह की राय नहीं दे सकता। अच्छा अदिति, आपको काफी टाइम हो गया, आप खामोश बैठी हैं, तो इंडिया में क्या पोजीशन है ब्lasphemy की? वहां पे भी ब्lasphemy लॉ है, अगरचे इतना सख्त नहीं है। पाकिस्तान में उस लॉ को इतना सख्त बनाया गया कि जी इसकी सजा जो है वो सिर्फ सजाए मौत है, 295C खास तौर पे। तो इंडिया में जो है, मेरे इल्म में नहीं है कि इस तरह के इल्जामात लगते हों, कोई हिंदू दूसरे हिंदू के बारे में कहे कि जी इसने ब्lasphemy की है, इसको कत्ल कर दो, और इसकी जो सजा है वो सर तन से जुदा करना है। 2011 में मिल्ली गजट एक अखबार है, इट इज ओन्ड बाय अ मुस्लिम फैमिली इन दिल्ली, उसमें एक आर्टिकल छपा कि हिंदुइज्म इज अ वायलेंट फेथ, और उस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, किसी ने आके अखबार के दफ्तर पे हमला नहीं किया, उसके अखबार के एडिटर को गिरफ्तार नहीं किया गया, उस अखबार को बंद नहीं किया गया। तो इतनी टॉलरेंस है इंडिया में, क्या आज भी है? शकील साहब, आई थिंक वी लिव इन अ वेरी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, जहाँ पे बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, धन्यवाद आपने बुलाया। तो जो भी मैं कहूंगी दैट इज मोर एज एन इंडिविजुअल, कोई भी बात का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या किसी भी सरकारी महकमे से कोई लेना देना नहीं है, तो ये सबको क्लैरिटी होनी चाहिए, और ये मैं हमेशा स्पष्ट करती हूँ। जो भी मैं कहूंगी एक जर्नलिस्ट के तौर पर जो मेरी जर्नी है उसके आधार पर है, क्योंकि आपने ब्लास्फेमी का जिक्र किया, आपने एक इंसिडेंट का जिक्र किया जिसमें हिंदुइज्म को वायलेंट फॉर्म बताया गया। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आते रहे हैं, कोई ये नई बात नहीं है। और मेरे ख्याल से मैं सिर्फ एक ही इस पूरी डिबेट को एक ही लाइन में ये कहते हुए क्लोज कर सकती हूँ कि आपके यहाँ भी माइनॉरिटीज हैं और हमारे यहाँ भी माइनॉरिटीज हैं। आपके यहाँ माइनॉरिटीज कितनी बढ़ी हैं और भारत में माइनॉरिटीज कितनी बढ़ी हैं और कितनी बड़ी हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान में लोगों की दिलचस्पी भारत के मुसलमानों में बहुत रहती है, और एक रिलीजियस स्पिन देने की कोशिश मेजर नदीम मुस्कुरा रहे हैं, तो दैट सेज इट ऑल। तो मुझे यहाँ पे अपनी कंट्री को कम से कम इस मामले में डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारे यहाँ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म या ये कि ब्लास्फेमी को लेकर मारकाट मचती हो, या लोग एक इंसिडेंट हुआ था नुपुर शर्मा का, उसके बाद हमने लोगों के प्रोटेस्ट देखे थे, लेकिन फिर उसे लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से, लोगों के साथ डायलॉग के माध्यम से उस पूरे मसले को सुलझाया गया था। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को एक्सपेल किया था, उनको सस्पेंड किया था। तो ये हालांकि वो भी डिबेटेबल है कि जो उन्होंने क्या कहा, क्या वो ब्लास्फेमी था, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसे बहुत सारे लोग बहुत ही कम्युनल पार्टी बताते हैं, और जो उनका बड़ा बेस है, वो इससे नाराज भी हुआ था कि किस तरह से नुपुर शर्मा को साइडलाइन कर दिया गया, लेकिन वो रूलिंग पार्टी थे, उन्होंने एक्शन लिया था। तो मुझे इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहने की जरूरत है कि भारत में रिलीजियस टॉलरेंस को लेकर एक नैरेटिव जरूर चलाया जाता है भारत के खिलाफ। कुछ लोग मुट्ठी भर लोग उसमें भारत से भी साथ देते हैं, लेकिन लार्जली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो यहाँ पे अपनी पॉलिसीज चलाती है, और क्योंकि इसे आप प्लीज सिर्फ इतना भर मत समझिएगा कि मैं आपसे
कुछ पढ़ी लिखी बात कर रही हूँ। मेरी तमाम रिपोर्ट्स हैं वो रिकॉर्ड पर मौजूद है, उसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स कश्मीर पर है। मेरा मेजर बॉडी ऑफ वर्क जो है वो कश्मीर है, और कश्मीर मतलब श्रीनगर में खड़े होकर नहीं है, कश्मीर मतलब इंटीरियर्स में है, बॉर्डर एरियाज में है। वहाँ की रिपोर्ट्स आपको दिखाई देंगे, आप खुद देखो समझ पाएंगे कि किस तरह से मुस्लिम्स जो हैं, जो भारत की माइनॉरिटी है, नंबर 2 नंबर पर आते हैं, माइनॉरिटी नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एज सच। तो आई थिंक दैट सेज इट ऑल अबाउट इंडिया। अच्छा अदिति, तमिलनाडु के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं स्टालिन, उनके बेटे ने भी तो हिंदुइज्म के खिलाफ एक स्टेटमेंट दी थी। क्या कहा था उन्होंने? हिंदुइज्म इज अ डिजीज एंड इट नीड्स टू बी इरेडिकेटेड, कुछ इस तरह की लैंग्वेज यूज की थी उन्होंने। तो उनके खिलाफ जी भी जी कोई जी, वायलेंस तो उन्होंने नहीं हुआ? कहा था। जी। नहीं नहीं, उनके खिलाफ कोई वायलेंस नहीं हुआ था। मैं आपको बता देती हूँ, उस पर एक पॉलिटिकल डिबेट जरूर हुई थी। और आप इस चीज को भी समझें कि देखिए, जो जनता है ना, वो भी हर चीज को देखती समझती है। ऐसा नहीं है कि जनता को समझ नहीं आता कि कौन सा स्टेटमेंट क्या दिया जा रहा है। जैसे आप जो बात कर रहे हैं, उस स्टेटमेंट में लेप्रेसी से उसको कोढ़ के साथ उसकी तुलना की गई थी, HIV वायरस के साथ उसकी तुलना की गई थी। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं यहाँ। तो ऐसे भी स्टेटमेंट्स आते हैं कि भाई एक्सट्रीमिज्म की चरम पर होते हैं, लेकिन आप नहीं देखेंगे हिंदूज को तोड़ फोड़ करते हुए, एक्सट्रीमिस्ट लेवल पर जाकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए, कानून को अपने हाथ में लेते हुए। दे मे फाइल एन FIR, दे मे फाइट इट इन द कोर्ट, बट दे नेवर टेक टू द स्ट्रीट्स ब्रॉडली। अच्छा मेजर साहब, आप देखिए कि इंडिया की आबादी जो है 145 करोड़ है, हमारी 25 करोड़ है। हमारे यहाँ इतने ज्यादा, हम कहते हैं कि इंडिया बहुत इंटॉलरेंट कंट्री है और हम बहुत टॉलरेंट लोग हैं, हम बड़े लिबरल ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। तो हमारे यहाँ इतने ज्यादा ब्लेस्फेमी के केसेस जो हैं, पिछले 3-4 साल में आपको पता है वो एक ब्लेस्फेमी गैंग की भी बातें सुनने में आती हैं, ब्लेस्फेमी बिजनेस गैंग, कि उनका काम ही ये है कि लोगों को फंसाते हैं, मैसेजेस ब्लेस्फेमस मैसेज भेज के। कोई कहते हैं, अच्छा वो बंदा गिला करता है ना, तो कहते हैं कि अच्छा मुझे भेजो, फॉरवर्ड करो वो मैसेज जो आपको मिला था, और उसको फंसा दिया जाता है। 400-500 नौजवान जो हैं इस चक्कर में जेलों में हैं। और मैंने पिछले दिनों एक फॉर्मर प्रिजनर का इंटरव्यू किया, तो वो बता रहा था कि इतना सेंसिटिव इशू होता है कि एक तो ओवर क्राउडेड है जेल जो है ये अडियाला, और वहां पे एक एक सेल में 10-10 12-12 लोग हैं, वो एक वक्त में सो भी नहीं सकते वहां पे, और उनको बाहर नहीं निकाला जाता, वॉक नहीं उनको करवाई जाती, ब्लेस्फेमी के जो एक्यूज्ड हैं। और काफी सारे जो हैं जो जो रिहा भी हो जाते हैं, उनकी भी जिंदगी खतरे में रहती है। आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक फॉर्मर जज जो थे, उनको मार दिया गया। 11-11 साल के बच्चों पे ब्लेस्फेमी के केसेस हैं। रिमशा मसीह का आपको पता होगा कि इस्लामाबाद में वो केस हुआ था। तो क्या जो थिंकिंग सेक्शंस हैं हमारे, उनको कुछ रोल इस पे अदा करना चाहिए, या चुप करके बैठ जाना चाहिए कि जी लोगों के जज्बात हैं जी? तो सर 85 तक क्यों नहीं थे इस तरह के जज्बात? ज़ियाउल हक के जमाने से ये जज्बात जो हैं ज्यादा भड़कना शुरू हुए, और आर्ग्यूमेंट क्या था कि अगर ये लॉ नहीं होगा तो लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे। अब क्या कानून को हाथ में नहीं ले रहे? कितने वाकयात हुए हैं। मैंने आपको अभी वो हाफिज फारूक सजाद की बात की गुजरांवाला में। इसी तरह एक अहले हदीस मौलवी थे कसूर में, उनको कॉलेज के एक नौजवान ने, इफ्तिखार डोगर उसका नाम था, उसने दिन दिहाड़े उनको गोली मार दी कि जी ये गुस्ताख है, ब्लेस्फीमर है। और बरेलवी फिरके के जो बानी थे मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी, आई थिंक ही डाइड इन 1921, उन्होंने तो सारे देवबंदियों को, सारे अहले हदीसों को और शियों को भी पता नहीं क्या कुछ कहा हुआ है, गुस्ताख कहा हुआ है, काफिर कहा हुआ है, मुर्ताद कहा हुआ है। सर सैयद को भी उन्होंने कहा था कि वो भी खबीस मुर्ताद था। तो इस तरह की लैंग्वेज हमारे लोग यूज करते रहे हैं, तो कैसे टॉलरेंस आएगी? देखिए आप कह रहे हैं टॉलरेंस आएगी तालीम के साथ, सर 85 के बाद हम तो रिवर्स उस पर चले गए हैं, तरक्की माकूस कर रहे हैं। उससे पहले ज्यादा टॉलरेंस थी 50s में, 60s में, मिड 70s में, उसके बाद भी। लेकिन आज इतनी ज्यादा इंटॉलरेंस है कि ब्लेस्फेमी हमारा सबसे बड़ा इशू बन गया है। किसी और मुल्क में इतनी ब्लेस्फेमी नहीं होती जितनी पाकिस्तान में होती है। एक तरफ हम कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, और दूसरी तरफ हम कहते हैं सबसे ज्यादा ब्लेस्फेमी भी यही हो रही है। कितनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है ये। आपकी बात इस हद तक तो वजह है कि इस पे जो अरबाब इक़्तिदार हैं हमारे मुल्क के, उनको इसके ऊपर ऐसे फिल्टर्स लगाने चाहिए कि ये जो लॉ है ये एज ए टूल
और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल ना हो। इट शुड नॉट बी यूटिलाइज एज ए टूल, ठीक है, कि किसी को आप सजा दिलाना चाहते हैं, किसी के बिजनेस पे कब्जा करना चाहते हैं, जैसे आपने बताया इस तरह की चीज़ें हुई हैं। बाकी आपको पता है कि अंग्रेज का एक कानून ये है कि जब किसी के अगेंस्ट मुकदमा हो जाता है तो ही हैज़ टू गो टू द कोर्ट फॉर द बेल। पुलिस आती है, उसको वैसे अरेस्ट कर लेती है। नॉर्मली आपने देखा है कि इस तरह के जो केसेस हुए भी हैं तो वो बहुत ही माइनर जो कम्युनिटी के हैं या थोड़े से पुअर कम्युनिटी के हैं, जहाँ इतनी ज़्यादा तालीम भी नहीं है और वो उसका जवाब भी नहीं दे पाते या कुछ, तो उस तरह के लोग इसमें आसानी के साथ बिल्कुल जो है वो निशाना भी बनते हैं। और कुछ जो है जिन्होंने ओपनली इस तरह की चीज़ें की हैं, जिनके लिए एविडेंस मौजूद है, बिल्कुल ठीक है, वो सही है। तो इस तरह के फिल्टर ज़रूर हमें डिवाइस करने चाहिए जो इस चीज़ को कम कर सके। बाकी ये कहना कि पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो पता नहीं क्या क्या हुआ है। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हज़रत ईसा के साथ क्या हुआ है। उनको ब्लास्फेमी पर ही उन्होंने जो है वो सलीब के ऊपर लटकाया था और यही एक सिंगल चार्ज था और वो उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या करते रहे। टाइटस ने क्या किया और पीछे क्या किया। एनीवे, बात ये है कि अभी जो बात हो रही थी, बिल्कुल हमारे मुल्क में इसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ और इसके ऊपर कोशिश कर रही है गवर्नमेंट भी कि इसको कोई इस तरह से कोई मैकेनिज्म इसका डिवाइस किया जाए कि इसको। लेकिन आपको पता है कि जब एक चीज़ कोई आ जाती है तो उसको फिर बाद में दोबारा उसको रिवर्स करना या पार्शियली भी उसको कुछ उसमें एडिट करना थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए, बट मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इज़ डिटरमिन्ड और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसके ऊपर इस तरह फिल्टर लग जाए ताकि जो किसी के साथ ज्यादती ना हो। हाँ, जो इसके आपने देखा कि हमारे कानून ने सलमान तासीर साहब के कातिल को भी फांसी दी। उसको सारी दुनिया ने कहा कि जनाब ये ब्लास्फेमी और ये भी जो भी है, तो क्या उसको फांसी नहीं हुई? इसी तरह से और भी लोगों को आपको पता है कि जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहे उनको सजाएं भी हुई। बाकी यहाँ पे ये होता है कि एक दूसरे के साथ एनविटी को भी इसको आपने देखा, जैसे अभी इंजीनियर साहब के ऊपर, तो वो मौलवियों ने ही किया ना। आपके जो भी, चाहे आप नजरियाती काउंसिल कह लें, जो भी कह लें, उन लोगों ने ही किया ना मिलके आपस में। अब वही बेहतर जानते हैं कि वाकई क्या था। ये तो कोर्ट में प्रूव होगा, मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बताने का मकसद ये है कि ये आपस की बात जगह के ऊपर कन्फ्रंटेशन का भी नतीजा हो सकता है। बाकी कोर्टें हैं और लीगल प्रोसीडिंग्स आगे होती है और वो चलती हैं, आपने देखा है। तो ये थोड़े से ज़्यादा नुमाया है। इसी तरह से मैं इंडिया की अगर बात करूँगा, आप मुझे बताइए पाकिस्तान के अंदर आपने कितने मंदिर के ऊपर कभी कोई क्लिप देखा कि किसी मंदिर पर लोग चढ़े हुए हैं झंडे लेकर, हमारे इस्लामी को झंडे लेके चढ़े हुए, वो कलमा तैयबा के या ग्रीन या पाकिस्तान के? कितने लोगों को आपने देखा कि चर्च के ऊपर चढ़े हुए हों? ठीक है, कहाँ आपने देखा कि हमारे यहाँ पीछे खोदी गई, हाँ, कि जनाब ठीक है, कपिल देव साहब के साथ मेरा एक प्रोग्राम था, तो मैंने उनसे यही बात की। वहाँ दो लड़कियाँ बैठी थी, जो एंकर थी उन्हें शायद इतना पास्ट का नहीं पता था, तो आई टुक हिम टू द पास्ट एंड आई सेड कि कपिल देव साहब, यू विल बेयर मी आउट एंड यू नो इट वेरी वेल कि व्हाट हैड बीन मतलब हैपनिंग इन इंडिया जब पाकिस्तान टीम जाती थी और शिवसेना क्या करते थे और किस तरह से पीछे उखाड़ देते थे। तो ये एक रिलीजियस पार्टी ही थी, जो चाहे आप उसको ब्लास्फेमी कह लें या उसको कुछ और चीज़ें कह लें। अब मुझे नहीं पता कि आदित्य शी सीम्स टू बी लुक लाइक क्वाइट यंग, शी माइट नॉट बी, शायद उनको नहीं पता हो कि किस तरह से जब पाकिस्तानी टीम वहाँ छुपती पड़ती थी और किस तरह से वहाँ पे ये आप मुझे बताइए कि मस्जिदों पर आज हर मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश हो रही है, हत्ता के ताजमहल के नीचे ऊपर चारों साइड में तलाश हो रही है। मुझे आप बताइए, तो ये हर मुल्क का एक मसला तो है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ही है। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप बैलेंस कहेंगे? इसको रेशनलाइजेशन कहेंगे? मैं नहीं समझता ऐसा। अच्छा मेजर साहब, शकील साहब, मैं थोड़ा सा इसका काउंटर करना चाह रही थी। मैं जरा मेजर नदीम को बता दूं, आई माइट लुक यंग बट आई हैव मोर देन 24 इयर्स इन जर्नलिज्म। अभी ये बाला साहेब की पार्टी की बात कर रहे थे, शिवसेना की, तो सर को शायद पता नहीं है, शिवसेना हैज रूल्ड महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे उसी शिवसेना से आते हैं और उन्होंने वहां पर बकायदा वो सीएम के तौर पर रहे हैं महाराष्ट्र के। और वो हम जिस स्टेट की बात कर रहे हैं उसमें सब्सटेंशियल प्रेजेंस है मुस्लिम पॉपुलेशन की, और उसकी नुमाइंदगी करते हुए वो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मेजर नदीम को मैं बता दूं। और एक पॉलिटिकल एक्शन को आप रिलीजन के साथ ना जोड़कर देखें। और हर मस्जिद के नीचे कहीं मंदिर नहीं ढूंढा जा रहा है। 3 जगह है, अयोध्या, मथुरा, काशी की बात की जा रही है, और ये तीनों वो जगह है जो हिंदुओं के ईष्ट है, जिन्हें वर्शिप किया जाता है, और बाकायदा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। लेकिन साथ ही सिर्फ क्लेम्स कह देने भर से कोर्ट्स नहीं दे रही हैं कहीं का मालिकाना हक किसी को। बाकायदा हमारे यहाँ पर बहुत ही रॉबस्ट जुडिशरी है,
और ऐसा भी नहीं एक कोर्ट ने डिसाइड किया तो मामला खत्म हो गया। हमारे यहाँ डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट हैं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट उस पर सबसे ऊपर बैठी हुई है और वो खुद अपने डिसीजंस को रिव्यू करते हैं। तो मुझे मतलब सुन के बड़ी हैरानी भी हुई कि मेजर नदीम उम्मीद करती हूँ बहुत पढ़ते लिखते होंगे, लेकिन शिवसेना को एक रिलीजियस आउटफिट भर करार दे देना, आई थिंक दैट्स अ वेरी मायोपिक व्यू। उनको पता होना चाहिए कि अभी भी उस शिवसेना का असली लीडर कौन है, उसे लेकर डिबेट, इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी। और एक और एग्जांपल इन्होंने पिच खोदने को लेकर दिया, तो वो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। एवरीबडी फील्स स्ट्रांगली अबाउट क्रिकेट, और मेरी शुरुआत क्योंकि एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर हुई है, तो स्पोर्ट्स में सेंटिमेंट होते हैं। ऐसे तो मैं सवाल उठा सकती हूँ कि इमरान खान कश्मीर को बोलते थे कि कश्मीर को लेकर पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते थे, शाहिद आफरीदी आए दिन कश्मीर को लेकर पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं। तो मैं क्या मानूं कि ये पाकिस्तान के रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को दिखाता है? तो आई थिंक इट विल बी वेरी स्वीपिंग, इट विल बी अ वेरी मायोपिक as well as a sweeping statement to attribute everything to extremism. One off incident cannot be seen as a trend. मुझे लगता है ये पाकिस्तान को क्लैरिटी होनी चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज हिंदुस्तान में तमाशा नहीं देखती हैं। लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज यहाँ पे एक्ट करती हैं। हम यहाँ पर ट्रूली एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और जब जब लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज फेल होती हैं, हमारी कोर्ट्स एक्शन लेते हैं। एंड दैट एक्सप्लेन्स शकील चौधरी साहब, जो आपने इस डिस्कशन के शुरू होने से पहले मुझसे सवाल किया था कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भैया पहलगाम के बाद 15 मिनट में FIR कैसे होगी, यही पूछा था ना आपने मुझसे। जी जी। तो FIR मैं 2-4 सवाल, क्योंकि मेरे फोन में बहुत ज्यादा बैटरी नहीं है, सो इट माइट फिजल आउट, ड्रेन आउट। तो आप ये मत सोचेगा मैं आपका डिस्कशन छोड़ के चली गई है, ऐसी कोई बात है। तो ये मैं आपको एक क्लैरिटी अभी दे दूं। तो आप पहले, तो मैं एक छोटी सी बात, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, व्हाट इज FIR? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जी। That's where the investigation starts. It's a primary step. It is not the last step. और FIR लिखने के लिए मतलब what is the logic that is being given by Pakistan that FIR cannot take place in 15 minutes? हुई या नहीं हुई, that is a separate argument altogether. मैं आपसे लीगल प्रोसेस की बात कर रही हूँ। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कितनी देर में, आपके यहाँ कितने टाइम में रजिस्टर होती है जी, कब लिखी जाती है आपके? हमारे यहाँ जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है ना जी, कि वो जो वेन्यू था, क्राइम सीन था, जो उससे जो पुलिस स्टेशन है वो 20 मिनट दूर है या आधा घंटा दूर है, तो FIR इतनी जल्दी कैसे लिखी गई, ये एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। एंड आई थिंक मेजर नदीम एग्रीज विद दैट आर्ग्यूमेंट। क्यों मेजर मैं साहब? आपको जी जी सर, बिल्कुल एग्री करता हूँ। और जैसे आदित्य ने कहा, बिल्कुल ठीक है कि वन और जो है इवेंट शुड नॉट बी टेकन एज कि सारी दुनिया इसी तरह की है। मैंने तो एक फिजिकल इवेंट बताया, स्वीपिंग स्टेटमेंट ही दी। मैंने आपको बताया किस तरह पीछे खोदी थी, किस तरह मस्जिदों के गुंबदों पे चढ़े तो पिच खोदने का रिलीजियस, आई थिंक मेजर नदीम, सॉरी टू इंटरप्ट, बट आप पिच खोदने को रिलीजन से जोड़ रहे हैं। पिच खोदने को पाकिस्तान से जोड़िए ना। पिच खोदने, आप हमेशा रिलीजन को मिक्स अप करते हैं जब इंडिया को देखते हैं। हमारे यहाँ तो आपसे ज्यादा मुसलमान होगा मेजर साहब, आपसे ज्यादा मुसलमान हमारे यहाँ होगा। वो कहने को नंबर 2 है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो मैं सारी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं। मैं आपसे ये भी कह रही हूँ, जी जी जी, आप बोलिएगा। और प्लीज, मैं एक और बात आपसे पूछना चाह रही थी कि आप खुद फौज से आते हैं, तो एक FIR होने में पाकिस्तान में कितना टाइम लगता है, आप ये बता दें। अगर बंदा दरवाजे पे खड़ा है तो उतना ही टाइम है जितना दरवाजे से अंदर मुहर्रिर के पास जाके he can get the FIR registered provided he present the credible evidences। FIR के जो होती है वो उस वक्त रजिस्टर्ड होती है, क्योंकि FIR जब रजिस्टर हो जाती है हमारे यहाँ वो लॉक हो जाती है, ठीक है। उसके ऊपर जो लोग उसके अंदर होते हैं उनको फिर गिरफ्तार किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने। फिर उसकी जो है ये बेल होती है, या प्री अरेस्ट बेल भी वो करा सकते हैं उनको अगर इंफॉर्मेशन देती जाती है। तो बात ये नहीं हो रही, बात ये हो रही है। तो आप मुझे ये बताएं, अगर टेररिस्ट अटैक होगा तो कितनी देर में होगी आपके यहाँ FIR? आप पहले वहां तक पहुंचेगा, बात पहुंचेगी, कोई बंदा जाएगा फिजिकली, बिकॉज उसके लिए एक मुद्दई का होना जरूरी होता है, ठीक है।
तो प्रोसिक्यूटर है, कोई बंदा जाएगा वहाँ पे, वो जाके वहाँ रजिस्टर करेगा, अपना नाम लिखाएगा, साइन करेगा, उसके ऊपर एक एप्लीकेशन देता है वो कि जनाब बखित में जनाब, और तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए ये एक पॉइंट ऑफ डाउट है। ये इस तरह की काफ़ी चीज़ें ये हैं सिर्फ अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एफआईआर के लिए फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। एफआईआर के लिए मैं अभी अपने मोबाइल से सारी चीजें भेज सकती हूँ, एंड द एसएचओ वुड हैव टू रजिस्टर द एफआईआर। पहलगाम में इट वाज अ टेररिस्ट अटैक, और अगर किसी को ये कंफ्यूजन है कि पॉइंट इज नॉट कि कितनी देर में एफआईआर हुई, मैं आपको ये बताने की को पहलगाम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंडिया के पुलिसिया सिस्टम की बात कर रही हूँ। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, और इसके लिए मुझे जरूरी थोड़ी है कि अगर मेरे पति की डेथ हुई है तो मुझे ही करना है। इफ देयर इज समबडी एल्स हु इज प्रेजेंट देयर, ऐसा थोड़ी था कि जितने लोग थे उनमें से कोई भी बच नहीं पाया था, किसी को बचने का मौका नहीं मिला था। बहुत से लोगों को बचने का मौका मिला, उनके अकाउंट्स भी सामने आए, उन्होंने फर्स्ट पर्सन अकाउंट दिया। तो आई थिंक इट इज मतलब मैं क्या कहूं कि एफआईआर जो कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, अगर आपके यहाँ सिस्टम स्लो है, आप ये ज्यूम करके चले कि एक टेररिस्ट अटैक होगा और इंडिया में भी उसे रजिस्टर करने में जी 2-4 महीने लग जाएंगे, देन आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द लॉजिकल थिंकिंग। अदिति, अगर मैं इंडिया में बैठा हूँ इस वक्त और मैं एक क्लेम करता हूँ कि यहाँ 5-10 लोग मर गए, टेररिस्ट ने मार दिए, फौरन एफआईआर दर्ज करो जनाब, मैं फला बोल रहा हूँ, तो वो क्या डू यू थिंक आदित्य कि वो उसी वक्त उसको रजिस्टर कर लेगा, एफआईआर रजिस्टर कर लेगा? नहीं, वो एक रिपोर्ट तो हो सकती है आदित्य। सर आप मुझसे ये कह रहे हैं पहलगाम में आप लोग को, एक सेकंड सर, नहीं सर, इफ देयर इज अ टेररिस्ट अटैक they would get the first hand information, there is just no doubt about it, and I can report it. नहीं आपके क्लेम, आपके यहाँ झूठ क्लेम होता होगा ना सर टेररिस्ट अटैक का, हमारे यहाँ झूठ क्लेम नहीं होता है, और वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको पता भी होना चाहिए वहां पे कितने सारे पोनी वाले थे, वहां पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। दे आर कश्मीरीज, दे नो हाउ टू गो अबाउट द सिस्टम, दे नो द पुलिस। आप और सर मैं ये बिल्कुल डिबेट नहीं करूंगी आपके साथ, नहीं सर, एक और बात सुनिएगा मेजर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने फौज में सर्व किया है, मेरे घर में फौजी हैं, तो मैं इसके लिए बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ फौजियों की। विद ड्यू रिस्पेक्ट, इंडिया इज नॉट गोइंग टू फेस ट्रायल बाय पाकिस्तान एट ऑल। व्हाई शुड वी बी ट्रायल्ड बाय पाकिस्तान व्हेन द परपेट्रेटर इज पाकिस्तान? आप मुझे बताएं पहले। Why are you trailing Pakistan? Pakistan? No. I'm just stating some facts. तो मैं भी आपसे यही बात कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि भाई एफआईआर 15 मिनट में कैसे हो सकती है? मैं आपको 5 मिनट में करके दिखा सकती हूँ, 5 मिनट में करके दिखा सकती हूँ। अगर मर्डर हो जाए, किसी का रेप हो जाए, किसी का किडनैप हो जाए, हम जब पहलगाम की बात कर रहे हैं तो हम एक टेररिस्ट अटैक की बात कर रहे हैं भाई। इट्स अ कॉग्निजेबल, आप कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जानते होंगे आई होप। देखिए आदित्य, आप यू मे बी वेरी फेमस, लोग आपको जानते हैं आपके नाम से, फिर भी मैंने तो आपको सवाल किया है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं कहता हूँ 5 लोग मर गए हैं और जल्दी से एफआईआर दर्ज करें। अच्छा, पहली बात तो कि जो टूरिस्ट साइट पे आते हैं उनके पास एसएचओ के, आप मुझे वो एफआईआर की कॉपी दिखाएं जो पहली बात, एक सेकंड, आप एक्यूज कर रहे हैं इंडिया को? नहीं एक बात तो बताएं मुझे। नहीं, जो लोग इंडिया को, जो लोग ये एक्यूज, नहीं आपकी बात नहीं कर रही, जो ये मुझसे पूछ रहे थे शकील साहब, मैं शकील जी से कह रही हूँ, आपके पास वो कॉपी है एफआईआर की जो आप क्लेम करते हैं, उस पर टाइम क्या लिखा है? मैं आपसे ये कह रही हूँ। और एफआईआर को लेके, अगर पाकिस्तान एफआईआर को लेके घुमाना चाहता है तो पाकिस्तान घुमाता रहे, पाकिस्तान का सर्टिफिकेट थोड़ी लेके इंडिया कोई ये मानेगा कि पाकिस्तान ने ये अटैक करवाया था, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ऑपरेट करते हैं जम्मू कश्मीर में, कोई इसे इनकार थोड़ी कर देगा। नहीं सर, मेरा नाम अदिति है, मेरा नाम अदिति है जी, यहाँ लिखा हुआ था सामने अदिति, ओके सॉरी, ठीक है, दैट इज अदिति त्यागी ऑफिशियल, अदिति त्यागी, ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अदिति देखिए, बात ये कि इसलिए खाली एक, इट इज़ वन ऑफ द पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है जो मैं तमाम मीडिया पे कहता हूँ कि क्या आप बताएंगे, हम पाकिस्तान ने आपको ऑफर दी कि आप एक न्यूट्रल इंक्वायरी कर लें, उसके बाद मैं आपसे एक सवाल करता हूँ सर, आप मुझे ये बताइए कि एक कंट्री का नाम बताइए। जाहिर है आपने एक केस प्रेजेंट भी किया होगा ना पूरी दुनिया के अंदर कि हमने पाकिस्तान को इसलिए मारा, ये किया वो किया, आपने ये कर दिया, तो आपने दुनिया को भी तो ये प्रेजेंट किया होगा ना। क्या कोई एक कंट्री का नाम बताएंगी आप
जिसने PAKISTN का नाम लेकर बोला हो कि यार बिल्कुल ठीक है, दे आर दी टेररिस्ट अदर देन इंडिया। अगर इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो कोई दुनिया में अच्छा। एक मुल्क तो अदिति ऐसे होनी चाहिए ना, जो जी जी। आपके केस को सपोर्ट करे और आपके साथ खड़े होकर बोले कि PAKISTN ने ये किया है एंड हम इसको ये कंडेम करते हैं। हमने भी कंडेम किया, लेकिन जहां तक इवेंट था तो कंडेम तो हमने नहीं नहीं नहीं, अब आप जवाब ले ले मेजर साहब। जी। जी, मैं विक्टिम हूं तो अपनी लड़ाई तो मैं खुद ही लड़ूंगी, दुनिया क्या बोलेगी दैट इज सेकंड। बट क्योंकि आपने कहा कि कोई कंट्री हमारे साथ खड़ी हुई, मैं बहुत दूर नहीं जाती, आप फ्रांस का जाकर स्टेटमेंट देखिएगा, ठीक है? दे हैव बीन जी। नहीं 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 सर, सुन लीजिए, आप जो मुझसे कह रहे हैं ना, आपके DGISPR चिल्ला रहे थे अभी कराची में अटैक के बाद, इंडिया स्पॉन्सर्ड आर्म ऑफ XYZ। तो अभी तक कौन सी कंट्री ने ये कहा कि इंडिया इज बिहाइंड दीज अटैक्स? आप बता दें, ये जो आपके DGISPR चिल्लाते रहते हैं, आपके प्रधानमंत्री, आपके जो आपके फील्ड मार्शल है, ये सब चिल्लाते रहते हैं, कौन सी कंट्री ने कहा कि इंडिया इज दी होम ऑफ टेरर इंफ्रा, या इंडिया इज हार्बरिंग टेररिस्ट? और कौन सा इंडिया से ओसामा बिन लादेन को पकड़ा गया? कितने 45 टेररिस्ट आउटफिट किसने कहा कि इंडिया से ऑपरेट करते हैं? हिलरी क्लिंटन ने तो हमारे बारे में नहीं कहा कि आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो फिर वो आप ही को डस लेंगे। टेररिस्तान किसने कॉइन किया था, आज वो कुछ और बोलते हैं। तो टेररिस्तान किसने कहा कि हम टेरर इंफ्रा को स्पॉन्सर करने वाली कंट्री के साथ खड़े नहीं होंगे? तो ये सब अब आप निकाल लें और खुद से होमवर्क कर लें उसका। आप आई एम श्योर यू नो अबाउट एवरीथिंग दैट आई हैव सेड राइट नाउ। बिल्कुल बिल्कुल सही है अदिति, मैंने तो आपसे क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन का मैंने आपके क्वेश्चन का बाकायदा, मैंने आपको बाकायदा जवाब दे दिया। सर, अगर आप हिलरी क्लिंटन को नहीं जानते, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टर्म को नहीं जानते कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा मेजर साहब, फिर तो मैं उसके बाद क्या ही कहूंगी, फिर मैं उसके बाद आपको क्या ही कहूंगी। नहीं तो फिर मैं आपको क्या ही कहूंगी। आप ये कह रहे हैं कि किस कंट्री ने कहा कि पाकिस्तान इज बिहाइंड इट? इंडिया को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मेजर साहब, आपको जरूरत होगी शायद, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इफ वी लूज आवर सिविलियंस, इफ वी लूज आवर फौजी, वी हैव अ राइट टू रिटेलिएट एंड वी विल। देखिए ये अच्छा, एक ग्लोबल माशरा भी तो है ना, ऐसे अच्छा, तो हाँ तो ग्लोबल माशरा है, सब POJK पे बात कर रहे हैं इस वक्त। ब्रिटेन की पार्लियामेंट के MPs आपकी कंट्री को बोल रहे हैं, जिसपे आप उनको हड़का रहे हैं, वो कह रहे हैं हमको धमकी दे रहे हैं। तो ये तो है, ग्लोबल डिस्कशन तो हो ही रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है, और दुनिया देख भी रही है। अच्छा नदीम साहब, बहुत से लोग ये पॉइंट आउट करते हैं कि इसहाक डार साहब ने क्या कहा था जब UN में रेजिस्टेंस फ्रंट को क्रिटिसाइज करने की बात हो रही थी, उसमें कंडेम किया जा रहा था। तो इसहाक डार साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने क्या कहा था कि हमने जनाब कह दिया कि ये तो हमें बिल्कुल कबूल नहीं है कि रेजिस्टेंस फ्रंट को इस तरह से क्रिटिसाइज किया जाए। तो अमेरिका ने जो है रेजिस्टेंस फ्रंट को चंद दिनों के बाद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, उसको लश्कर तैयबा का उसकी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन भी कह दिया। तो क्या पाकिस्तान ने फिर उस पर अमेरिका से प्रोटेस्ट किया? और सर नेशनल नैरेटिव हमारा ऐसा बन गया है कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो सर क्या एक भी मुल्क ऐसा है जिसने ये कहा हो कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? डिड चाइना और टर्की से दैट? किसी और मुल्क ने कहा हो कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? हमारे यहाँ हर बंदा, हमारा हर टीवी चैनल ये कह रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। और थोड़ी सी बात मैं उसकी भी कर दूं, आपने कहा कि सलमान तासीर जो गवर्नर थे पंजाब के, जिनको उनके अपने बॉडीगार्ड ने कत्ल कर दिया था, उनको सजाए मौत दी गई। और आपको सर ये पता है कि जिस जज ने वो सजाए मौत दी थी उसको मुल्क छोड़ के भागना पड़ा। और उस बंदे का जो है मुमताज कादरी उसका नाम था, उसका जनाजा कितना बड़ा था रावलपिंडी में। सम पीपल से दैट इट वाज द लार्जेस्ट फ्यूनरल ऑफ एनी इंडिविजुअल इन रावलपिंडीज हिस्ट्री। तो व्हाट डज इट टेल यू अबाउट द टॉलरेंस लेवल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान? वो क्या, उनका वर्ल्ड व्यू क्या है, वो क्या सोचते हैं? और पीपल्स पार्टी के कितने लीडर थे जो सलमान तासीर के जनाजे में शामिल हुए? और कोई मौलवी नहीं मिला था जो उनका जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार होता, ये पता है ना आपको? पीपल्स पार्टी के किसी एक्टिविस्ट ने फिर उनका जनाजा पढ़ाया था। तो ये इतनी इंटॉलरेंस जो है ये कहाँ से आई है सर? आप कह रहे हैं कि तालीम के साथ ये कम होगी, ये तो बड़ी है सर। 50s में नहीं थी, 60s में नहीं थी, 70s में नहीं थी। ये हमारे यहाँ क्यों इस तरह की जो है रिवर्स प्रोग्रेस शुरू हुई है? देखिए जब कोई चीज़ अपने
कल्मिनेशन की तरफ बढ़ रही होती है, यूनिफिकेशन की तरफ बढ़ रही होती है, तो एक आवाज कम है आपकी, आवाज कम है, मैंने कहा थोड़ी सी एक दफा अच्छा सॉरी, एक दफा जब कोई भी चीज जो है ना वो अपनी पीक की तरफ, समिट की तरफ जब बढ़ रही है, तो थोड़ा सा इस तरह का ये सारा जोर लगता है, और उसके बाद थिंग्स स्टार्ट गेटिंग रिफाइंड। मैंने आपको बता दिया, अभी देखें बांग्लादेश में क्या हो रहा है, आपके सामने है, आप देख रहे हैं वहाँ पे किस तरह से हिंदू भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहाँ मुसलमान भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये एक सब कॉन्टिनेंट का आप कह लें कि एक खासा है, या जो भी इसको कहे, मैं इसको इस पर राय नहीं दे सकता। जहाँ तक ताल्लुक है कि ये लोगों की जब तक एक यूनिफाइड रिलीजन के ऊपर जब तक नहीं पहुँचेंगे, जैसे मैंने कहा कुरान और हदीस है जैसे, या इंडिया में जैसे अगर वेदास हैं, या इन लोगों की जो भी वेदास वगैरह हैं, और तो ये जब स्क्रिप्चर्स पर वापस आएंगे तो चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली जो है वो यूनाइटेड होती जाएंगी और एक यूनिवर्सल ट्रुथ डिटरमिन होता जाएगा। तो ये टाइम लगेगा, लेकिन बिल्कुल सही है। देखिए, मैंने किसी भी चीज़ के बारे में ये नहीं कहा, ये एक्सट्रीमिज्म मैंने आपको इंडिया का ही बता दिया कि आप देखें कि आपको गुंबदों पे चढ़े हुए लोग नजर आएंगे, आपको पीछे खोते हुए नजर आएंगे। बांग्लादेश का अभी मैंने आपके सामने मैं मेजर साहब एक बात बताएं, पिच खोदना रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म कैसे है, आप ये बताएं मुझे। आप जिस कंट्री की बात कर रहे हैं उस कंट्री में 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, तो पिच खोदना रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म कैसे है? देखिए, इसमें इस तरह से है कि पाकिस्तान वहाँ एक गेस्ट के तौर पे किया, एक कंट्री वहाँ पे मैच खेलने गई है आपके मुल्क के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ एक्सट्रीमिज्म की, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे पॉलिटिकल कह लें उसको, सोशल कह लें। आपको पता है वो पिच क्यों खोदी गई और उनका, और वो किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे थे? जी, आप रीजन नहीं बता रहे हैं, आप बताइए वो रीजन क्या था, क्यों पिच खोदी उन्होंने? आप बता दीजिए। नहीं, आप बताइए मुझे। नहीं, आपने कहा कि भाई रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म था, तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म क्यों था बताइए ना, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कीजिए, फिर मैं बताती हूँ क्यों खोदी पिच। अभी आपको जवाब दिया, आप रिवर्स करके इसको देख लीजिएगा बाद में, कि मैंने ये नहीं कहा कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, मैंने कहा एक्सट्रीमिज्म पॉलिटिकल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है। मैंने सिर्फ ये किया कि इज इट एक्सट्रीमिज्म, एक टीम आपके यहाँ मेहमान के तौर पर गई हो, गेस्ट के तौर पर गई हो, आप कहें कि जनाब यहाँ पे ये मैच नहीं खेल सकते। एक इवेंट नहीं है अदिति, दूसरा इवेंट आप देखें कलकत्ता के अंदर ये मैच हार रहे थे, अब सर आप मैच हारने पे चले गए। अभी लेट्स गो वन बाय वन। आप जिस सिटी की बात कर रहे हैं, आपने जहां शिवसेना का जिक्र किया, आप मुंबई की बात कर रहे हैं। मुंबई में अटैक्स हुए थे, आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ इट। दाऊद इब्राहिम जिसके बाद भागा और आपके यहाँ पहुंच गए। मेरे से बेहतर तो आप जानते होंगे दाऊद इब्राहिम को, मैं कहाँ इतना, मैं तो तब बहुत छोटी थी। तो सर एक इस तरह के प्रोटेस्ट को आपने ले जाके सीधा रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से जोड़ दिया। सर क्रिकेट इमोशन है, पीपल हैव राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। राइट और रॉन्ग लॉफुली था या नहीं था, दैट इज फॉर अथॉरिटीज। पर आप इमोशन को, इमोशनल आउटपोरिंग को, उनके नेशनल ग्रीफ को एक्सट्रीमिज्म से मत जोड़िए। दैट इज वेयर आई हैव माय रिजर्वेशन अबाउट। और आप पूरी पिक्चर प्रेजेंट करें। आप उनको कभी रिलीजियस ग्रुप बता देते हैं शिवसेना को, कभी आप बोलते हैं अरे आपसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहता है सर, आपसे ज्यादा। तो आप प्लीज इसे नहीं आप एनालाइज करें ना, आप एनालाइज खुद से करें। क्यों जनरलाइज करें? क्यों जनरलाइज करें? पॉलिटिकल नहीं, रिलीजियस नहीं। मैं ये कहता हूँ कि इजंट इट, ये कोई एटीट्यूड है एक नेशन का? एक गेस्ट टीम आपके मुल्क में आई हुई है, whatever the cause may be, whatever the cause, आप मुझे बताइए हाँ कि वो टीम सुबह मैच खेलने उसने जाना है और रात को आपको ग्राउंड खो देंगे? नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, आपके साथ कितनी सारी टीमें खेलना नहीं चाहती, आपके साथ अफगानिस्तान खेलना नहीं चाहता, श्रीलंका के साथ आपके संबंध नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ सर, पीपल हैव देयर वे, मैंने तो आपको बता दिया, पीपल हैव देयर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स एंड पीपल आर एक्सप्रेसिंग what they did was right and wrong is for authorities to decide sir। लेकिन मेरा strong objection जो है वो इस बात पर है। और आप ये क्रिकेट के बारे में कहा जाता है क्रिकेट इज रिलीजन, फिर तो बात ही खत्म। नहीं क्रिकेट के बारे में कहा जाता है क्रिकेट इज रिलीजन, अथॉरिटीज डिसाइड करेंगे शकील। नहीं हमारे यहाँ अथॉरिटीज आप वाली अथॉरिटीज नहीं है ना सर, कि मारंग बलोच टेररिस्ट है, कि नवाज शरीफ साहब कभी टेररिस्ट थे, अबडक्ट करके ले गए थे प्लेन को, फिर वो प्रधानमंत्री बन गए, उससे पहले भी वो प्रधानमंत्री थे, फिर वो गद्दार बने, फिर वो वापस आ गए सर। तो अब ऐसा सिस्टम तो नहीं है सर। उम्र कैद की सजाएं दे दी आपने।
जी, कश्मीरी औरतों को, कौन सी कश्मीरी औरतों को सर? कौन सी कश्मीरी औरतों को? बात फिर आगे निकल जाएगी, पहले आप अपनी नहीं बात नहीं नहीं मुकम्मल सर, कर तो लें। कश्मीरी औरतें तो अभी सड़क पर बैठी हुई हैं। कश्मीरी औरतें तो सर पीओके में बैठी हुई हैं सड़क पर बच्चों के साथ, जहां पे आपने बॉडीज गिराई हैं। तो उन कश्मीरी औरतों के बारे में वैसे मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये तो एक बात जिसपे दुनिया बात कर रही है, लेकिन आपने कश्मीरी औरतों की बात की, जरा सा आप मुझे बताएं क्या, कौन सी कश्मीरी औरत की बात आप कर पहले रहे हैं? आप बताएं कि आप कह रहे थे कि पाकिस्तान से कोई मुल्क खेलना नहीं चाहता, कौन सा मुल्क? अफगानिस्तान को खिला के दिखा दीजिए आप, खिलाइए ना, और बताइए। खिलाइए। नहीं नहीं, बताइए ना, अफगानिस्तान खिलाइए ना। आपके यहाँ कब कब आई क्रिकेट टीम वापस, कब आई क्रिकेट टीम आपके यहाँ? बताइए ना। श्रीलंका पर अटैक के बाद, अरे सर श्रीलंका पर अटैक के बाद आपके पास क्रिकेट टीम कब आई? बताइए। अरे हंसने से क्या होगा सर? वो एक नहीं नहीं, आप, अरे मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप हंस रहे हैं। मैं तो सीरियसली सवाल पूछ रही हूँ। बात ये हो रही थी कि अरे सर आप सवाल पूछ, अरे आप ये कह रहे नहीं खेलना चाहता। अब मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपने ट्रैक चेंज कर रहे हैं। ना 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 सर, अब आप मुझे बताइए, प्रेजेंट के सिरे में श्रीलंका पर अटैक के बाद आपके यहाँ कौन सी टीम आई? नहीं, अब आप झूठ बोल रहे। जब जवाब नहीं मिले तो मैं झूठ बोल रही हूँ। अफगानिस्तान खेलना चाहता है आपके साथ? नहीं नहीं शकील साहब, अफगानिस्तान क्रिकेट खेलना चाहता है आपके साथ? ईमानदारी से बता दीजिए। एक ही मुल्क खेलना चाहता है आपके साथ? कितनी कंट्री आपके यहाँ की खेल रही हैं इस वक्त? नहीं नहीं, कितनी कंट्रीज आपके यहाँ की खेलना चाहती हैं? कितनी कंट्रीज आपके यहाँ खेलना चाहती हैं? बताइए आपका कैलेंडर, बताइए आपका कैलेंडर। तो इंडिया तो नहीं आएगा सर? देखिए, इंडिया तो नहीं आएगा पाकिस्तान के अंदर। नहीं नहीं, इंडिया नहीं, और सब कहाँ? अफगानिस्तान को आप कंट्री नहीं मानते? अफगानिस्तान को नहीं मानते आप कंट्री? बांग्लादेश को मानती हैं? बांग्लादेश को नहीं, अरे बांग्लादेश को तो, अरे सुनिए, हमने किसको निकाला? मुस्तफिजुर रहमान को क्यों निकाला? भाई जो रूल बुक है उसके हिसाब से जाएगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी नो वीजा तो नो वीजा, नो वीजा तो नो वीजा सर। आप एक इवेंट रूल बुक से चलेंगे आप सर, मैं तो रूल बुक से चलूंगी। आप मारन बलोच को बताइए टेररिस्ट, आप गिरा दीजिए जाके पीओके में कश्मीरियों को बताइए गद्दार। नहीं नहीं, कश्मीरियों को बताइए गद्दार। तो अब रूल बुक से ही, मैं तो आप ही की रूल बुक और अपनी ही रूल बुक की बात कर रही हूँ। अफगानिस्तान तो अभी रिकॉग्नाइज कंट्री ही नहीं है। कहाँ रिकॉग्नाइज कंट्री नहीं है? बांग्लादेश को निकाल दिया जो 12-15 करोड़ की तो आपके हिसाब से, नहीं नहीं सुनिए, अरे आपने तो वहां पे जाके जिनोसाइड किया था सर। अरे वहां पे आपने तो जाके जिनोसाइड किया था सर। आप तो बांग्लादेश की बात मत ही करिए। आप देखिए आप कहाँ जा रही हैं। नहीं नहीं, अरे तो मैं तो बता रही हूँ आपका इतिहास कि आपको बांग्लादेश की बड़ी चिंता हुई है। मैं तो आपको जवाब दे रही हूँ कि बांग्लादेश की आपको इतनी चिंता हुई, तो मैं आपको जवाब दे रही हूँ। जवाब देना मेरा बनता है। हमारे इस्लामिस्तान का एक यूनिट है बांग्लादेश, हमें उसकी परवाह नहीं होगी तो फिर बलूचिस्तान नहीं है सर आपके उस इस्लामिस्तान में? कश्मीरी नहीं फिट होते उसमें? नहीं, केपीके नहीं फिट होता उसमें सर? सब फिट होते, सिंधी भी नहीं आते? सब आते हैं, ये सब नहीं आते हैं सर? है सब आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं, आप तो मारंग बलोच को टेररिस्ट बता रहे हैं, जो सिविल राइट्स की बात करती हैं। आपने उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। वो नहीं है मुसलमान, इस्लामिस्तान के यूनिट है। अच्छा, लेकिन वो नहीं है अपने आपको बताते पाकिस्तान का हिस्सा। जी मेजर साहब, आपको पता है कि मार्च में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया था, आई थिंक 23 मार्च को, उसमें कहा था कि पाकिस्तान कमिटेड वन ऑफ द वर्स्ट मैसेकर्स, आई थिंक वर्ड्स वर यूज्ड। तो वो फिर इस्लामिस्तान के कैसे मेंबर हैं? और फिर जब हम उनसे ताल्लुकात बेहतर भी बना रहे थे तो वो रेपरेशंस मांग रहे थे, पाकिस्तान से फॉर्मल अपॉलॉजी मांग रहे थे। तो क्या पाकिस्तान जो है उसको रेपरेशंस देनी चाहिए उनको, और क्या पाकिस्तान को फॉर्मली अपॉलोजाइज करना चाहिए उनसे? और जहां तक इंटॉलरेंस की बात है, रिलीजियस इंटॉलरेंस की, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की, सर आपको याद है कि इमरान खान के फेवरेट इकोनॉमिस्ट थे जो प्रिंसटन में बड़े राइजिंग स्टार हैं, आतिफ मियां, वो उनकी एडवाइजरी काउंसिल के, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे। और बाद में मौलवियों को पता चला जी वो तो अहमदी हैं, तो उनको फिर निकालना पड़ा उस कमेटी में से। यानी प्राइम मिनिस्टर कुड नॉट स्टैंड हिज ग्राउंड, एस्टेब्लिशमेंट की पूरी हिमायत थी, इसके बावजूद वो जो हैं खड़े नहीं हो सके और उनको निकाल दिया। उसके बाद फिर 2 और इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने प्रोटेस्ट में वो कमेटी छोड़ दी। और सर 80s की बात है, एक अहमदी स्टेशन मास्टर को चीचावतनी भेजा गया। शहर में हड़ताल हो गई थी कि अहमदी को क्यों यहाँ भेजा है। भाई क्या वो सिटीजन नहीं है पाकिस्तान के? और पाकिस्तान में सर 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, भुट्टो साहब जैसे लिबरल आदमी ने बनाया था, वो उसमें क्या लिखा कि
इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप भी है आर्टिकल 25। साथ ही ये भी है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए मुसलमान होना जरूरी है। सर दुनिया के कितने कॉन्स्टिट्यूशंस में ये कॉन्ट्राडिक्शन मौजूद है? एक तरफ आप इक्वालिटी की बात भी करते हैं और दूसरी तरफ जो है उस इक्वालिटी का सत्यानाश भी कर देते हैं। तो ये क्या तजाद है? क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसे ग्रुप्स हैं जो कहते हो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी होनी चाहिए इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड? 73 का आइन है, आज तक हम इसी कॉन्ट्रडिक्शन के साथ जी रहे हैं। व्हाट डू यू फील अबाउट इट पर्सनली? देखिए, इक्वलिटी हमारे आइन में है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी है कि पाकिस्तान इज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान एक इस्लामी नज़रियाती मुमलिकत है। जब पाकिस्तान एक इस्लामी नज़रियाती मुमलिकत है तो इस्लाम के अंदर यह है कि जो अमीर होता है वो मुसलमान होता है। आपने देखा कि हमारे यहाँ चीफ जस्टिस भी जो है वो हिंदू थे, वो भी बने, ठीक है। और लेकिन अमीर जो है मुमलिकत का वो एक, क्योंकि उसने रिलीजियस जो आपके इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर नमाज हो रही है कहीं तो उसको क़यादत करनी चाहिए। वो करे ना करे वो अलग बात है, करता है नहीं करता वो भी एक अलग बात है। मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जो रिलीजन के अंदर है कि अमीर जो होता है अच्छा, वो तमाम रिचुअल्स को लीड करता है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे बताइए जिन्ना साहब ने कितनी नमाजें पढ़ाई, जरदारी साहब ने कितनी नमाजें पढ़ाई, इससे पहले जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्जा, उन्होंने कितनी नमाजें पढ़ाई, अयूब खान कितनी जमों की वो पढ़ करते थे। तो सर ये किस दुनिया की बातें आप कर रहे हैं? क्या भुट्टो साहब नमाज पढ़ाते थे क्या? और जहां तक सर ये बात है ना, सर मेरी बात सुनिए, देखिए आज आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का डंका बजता है। पाकिस्तान ने उस पर साइन किए हुए हैं, 1948 में किए थे। उसमें इक्वालिटी आपको देनी पड़ती है। आप जो है ये कह के इक्वालिटी का सत्यानाश नहीं कर सकते कि हम इस्लामिक रिपब्लिक हैं। आप इक्वल राइट्स अगर लिखते हैं तो फिर उसको ऑनर भी कीजिए। क्या इस्लामिक रिपब्लिक कह देने का मतलब ये है कि आप माइनॉरिटीज को इक्वल स्टेटस नहीं देंगे? जिन्ना साहब ने कितनी एश्योरेंसेस दी थी माइनॉरिटीज को कि सब बराबर के शहरी हो गए। 11 अगस्त की उनकी तकरीर पढ़ लीजिए, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। आपने इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया और उसकी आड़ में फिर आप कहते हैं कि आप डिस्क्रिमिनेट भी कर सकते हैं, यू हैव गॉट अ लाइसेंस। सर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे फिर आपने क्यों साइन किए? उसको खत्म कर दें, उसको कह दें कि भाई हम वी विथड्रॉ फ्रॉम दैट।